अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफैक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। तकरीबन कोई 12 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब इन इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात की जाएगी पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, 3 अहलकार और 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएगी। इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर तदीयाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। सर, ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं, इन इंतखाबात को इतनी अहमियत क्यों है और टर्न आउट आप कैसा देखते हैं? पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम टर्न आउट रहा है। क्या अवाम का अदम एतमाद है मौजूदा हुकूमत पर और अपोजिशन पर? देखिए मैम, यही तो मसला है कि ज़िमनी इलेक्शन को लोगों ने अहमियत दी नहीं है और उसकी वजह जो है हमारा चलता हुआ जो सियासी निज़ाम है इस वक्त, जब जनरल इलेक्शन हुए थे लोगों ने बड़ा खुल के आके अपने राय का इजहार किया था और वोट डाले थे। फिर उसके बाद जो नताइज बने आपको पता ही है कि उसके ऊपर अवाम का अदम एतमाद था कि वोट हमने किसी को डाला है और नतीजा किसी और के हक में आया। बिल्कुल। तो इस सारे से जो आगे चलता गया सिस्टम पॉलिटिकल, वो लोगों को एंगेज करने में नाकाम रहा। PMLN और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी वो बारकैफ लोगों को एंगेज करने में नाकाम रही, बल्कि अवाम को कुछ देने में भी नाकाम रही। वो दावा करते हैं कि हमने मईशत को बेहतर कर दिया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। गवर्नमेंट ये दावा करती है और मईशत का चक्का चल पड़ा है। इसी तरह जो SIFC है, जो फौज के इक़दाम हैं, वो भी दावा करते हैं कि आने वाले दिन बड़े जो है वो खुशहाली के होंगे। मगर इस वक्त तक अवाम को ना कुछ मिला है और उनकी पहले से अजीरन हुई है। उनको सिर्फ बिजली के बिल बढ़े हुए मिले हैं, गैस के बिल बढ़े हुए मिले हैं, टैक्सेस बढ़े हुए मिले हैं और जो आप कह लें कि ना रोजगार के मौके मिले और ना ही जो कारोबार थे वो चले और एक्सपोर्ट आपके सामने है जो सूरत है। तो इस तनाजुर में ये इलेक्शन हुए और सबको पहले से मालूम था कि इसके नताइज क्या होंगे। तो PTI जो है उसने 2 हलकों में सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। एक हरीपुर का हल्का था और एक हमाद का हल्का था, लाहौर वाला, जहां पे मियां अजहर की वफात हुई थी। और हरीपुर में जो आप कह लें कि कैंडिडेट की गलत चॉइस हुई, इमरान खान, ये मैं आपको अब सूख से बता रहा हूं कि वो इसको वोट नहीं देना चाहते थे। टिकट जो उमर अयूब है उनकी अहलिया को वो चाहते थे किसी एक्टिव कारकुन को वहां पे टिकट दिया जाए, मगर चूंकि उमर अयूब को 50 साल सजा सुनाई गई अदालतों की तरफ से, तो ये फैसला हुआ कि चूंकि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और उनको सजा सुनाई गई है और उनकी दरख्वास्त के ऊपर उनकी अहलिया को जो है वो टिकट दे दिया गया। पार्टी ने जिद की कि उनको टिकट दें। तो नतीजा आपने देख लिया, वो खुद कैंपेन में आई नहीं। उमर अयूब और कुछ और पार्टी के लोग कैंपेन करते रहे मगर उसका नतीजा नहीं निकला, कारकुन नाराज था। PTI ने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट कर दिए हैं जिसपे बाज़ का उसका कारकुन उसको भी नहीं अहमियत देता, उनके फैसलों को भी अहमियत नहीं देता, जैसे विरासती सियासत हो गई। तो सर, आप क्या समझते हैं, अगर PTI बायकॉट नहीं करती लाहौर के अगर हलकों का, तो क्या वो कोई एक सीट निकालने में कामयाब हो सकती थी? देखिए, डिपेंड इस पे करता है कि इलेक्शन जो है, प्री इलेक्शन जो कंडीशंस थी या माहौल था, एनवायरनमेंट था, वो क्या था। प्री इलेक्शन जो एनवायरनमेंट था वो ये था कि गवर्नमेंट ने ही जीतना है। तो वैसे भी ज़िमनी में, पाकिस्तान के अंदर जब भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही जीतती है। शाज़ो नाज़र ये ऐसा होता है कि मुखालिफ सियासी जमात जो है वो जीत जाए, और बिलखसूस जब एक पे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमात का और कुरान का, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई दूसरी जमात जीते। तो ये नताइज ऑलमोस्ट लोगों को पहले से पता थे, इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट कम लिया। PTI अगर इस इलेक्शन में हिस्सा भी लेती तो उसका एक फायदा उनको जरूर होता कि वो अपने वोटर को इंटैक्ट रख पाती, मुतारक रख पाती, मगर उन्होंने जो है वो दूसरा ऑप्शन लिया। अब PTI को भी ये पता है कि जब तक पावर सेंटर के साथ उनके मामला दुरुस्त नहीं होते, इलेक्शन जो है वो जीत जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, हार जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, नतीजा उनके खिलाफ आना है। PTI के ऊपर तो सर इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती हलकों की ही जीत एक्सपेक्टेड थी, तो अब ये जो नताइज हैं ये इत्तेहादी जमातों के ऊपर क्या असर डालेंगे या क्या असरात इसके मुरतब होंगे? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में तो इसका असर जो है वो इत्तेहादी जमातों पर ही पड़ा है। अब सादा अक्सरियत जो PMLN की अपनी हो गई है, उसको पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। पहले पीपल्स पार्टी हर मुश्किल मौके के ऊपर बाजू मरोड़ के अपनी कुछ चीजें भी शामिल करवा लेती थी। बिलखसूस जो आने वाले दिनों में 18वीं तरमीम की कुछ चीजें रोल बैक करने के हवाले से, बिलखसूस NFC अवार्ड के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से जो
बातचीत हो रही है उसमें अगर कानून साजी की जरूरत पड़ती है तो पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत में तो उनकी जरूरत पड़ेगी, मगर सादा अक्सरियत में गवर्नमेंट को उनकी जरूरत नहीं रही। मगर अगर आप कहें कि इसके बावजूद इस इत्तेहाद पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इत्तेहाद कराने वाले हैं जब तक वो इंटैक्ट है और जब तक वो इस गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं ये गवर्नमेंट चलती रहेगी। और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है उसका जो पहले से मौजूद स्कोप था वो पहले से भी कम हुआ है और सियासत में लोग दिलचस्पी, जमहूरियत से एतमाद का उठना, वो इस तरह के जो इंतखाबात हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं होती, उसके नतीजे में वही तासुर जो है वो पहले से जो कायम था उसको मजीद तकवीयत मिली है। तो सर नताइज के बाद अब नून लीग तो सादा अक्सरियत तक भी पहुंच चुकी है। अगर माजी के इख्तलाफात देखें नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए बोझ बनती हुई आपको नजर आ रही है? और सदर साहब का क्या होगा, उनके पॉलिटिकल जो फैसले हैं उन पर कैसे असर पड़ेगा? देखें मैम, नून लीग की सादा अक्सरियत तो दूर की बात, जो देने वाले हैं वो चाहते तो 2/3 भी दे देते, मगर उन्होंने नहीं चाहा तो नहीं दी, क्योंकि उन्होंने इनको भी कंट्रोल रखना था किसी न किसी तरह। वरना तो जिस तरीके से सादा मिली है इस तरीके से 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। तो क्या PMLN और पीपल्स पार्टी का लव हेट रिलेशन है, और लव हेट रिलेशन में उस वक्त तक इकट्ठे हैं जब तक के इकट्ठा करने वाले जो है वो पीछे खड़े हुए हैं डंडा लेके, उस वक्त तक दोनों इकट्ठे रहेंगे। और जिस वक्त देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट गिरानी है तो किसी एक को पीछे खींच लेंगे, मतलब पीपल्स पार्टी को भी पीछे खींचा जा सकता है। और जहां तक रह गई सवाल के जी कोई पॉलिटिकल अमल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मजबूत होगा, ऐसा करीब करीब कहीं दूर और या दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो। वो इंटेंशन ना पॉलिटिकल पार्टीज की है और ना एक फ्रेंचाइज सिस्टम बन गया है कि सिंध के अंदर जो है वो पार्टी अपनी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ना चाहती, पंजाब के अंदर जो है वो PMLN अपनी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ना चाहती, और किसी न किसी तरह जो PTI है वो अपनी फ्रेंचाइज को KPK के अंदर मजबूत रखना चाहती है। बलूचिस्तान आपको पता ही है कि वो मुक्तदरा जिसको चाहती है जब चाहती है ले आती है, जब चाहती है हटा देती है। तो बलूचिस्तान के अंदर इन पॉलिटिकल पार्टी का वैसे अमल दखल जो है वो खत्म हो गया। सवाल ये पैदा होता है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ा है, जिन सियासी जमातों के पास कुछ नहीं है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान हो गए, जैसे ANP हो गई, तो क्या उनको सिस्टम के अंदर रखने के लिए क्या दिया जा सकता है? सवाल ये है। बाकी जिस तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं उस पर ये करते रहेंगे। अच्छा, तो सर ये जमात इस्लामी का 3 दिन का जो इज्तिमा था उसको आप किस तरह देखते हैं? जो उन्होंने एक अपना लोगो दिया है, निज़ाम बदल दो, क्या वो निज़ाम को अकेले बदल सकते हैं? देखिए मैम, ये जमात इस्लामी जो है, जब से पाकिस्तान जमात इस्लामी बनी है पाकिस्तान में, उस वक्त निजाम ही बदल रही है और ये कभी निजाम को चैलेंज नहीं करते हैं, ये हमेशा निजाम के साथ मिलकर खेलते हैं। इस वक्त जब सबसे अहम इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर शख्सी आजादियों का चल रहा है, तो ये अफसरशाही के खिलाफ जो है वो मुहिम चला रहे हैं, जलसे के जुलूस में अफसरशाही के खिलाफ। पाकिस्तान में जमहूरी आजादियों के ऊपर, मीडिया की आजादी के ऊपर, शख्सी आजादियों के ऊपर इनके कोई कंसर्न नहीं है। हल्का फुल्का म्यूजिक जो है वो करते रहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जितनी इजाजत मिलती है उतना। जो असल इश्यूज है, जैसे कि इस वक्त इसराइल के मामले के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, मगर खुल के जो हार्ड लाइन है वो नहीं लेते। तो ये एज अ बी टीम जैसे चल रही है चलती रहेगी, थोड़ी बहुत स्पेस निकालने की कराची के अंदर कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा इलेक्शन में, और ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि उसके लिए ये काबिल कबूल है। तो कराची के अंदर अगर PTI को माइनस करना है तो वहां पे जमात इस्लामी को और KPK के अंदर आने वाले इलेक्शन में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर जमात इस्लामी की मौजूदा जो तहरीक है वो बड़ा असर छोड़ेगी, तो जब असल इश्यूज के ऊपर तहरीक कर ही नहीं रहे तो वो क्या असर छोड़ेगी? इस वक्त जो अवाम की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी का अमल है, और जिस तरीके से आप कह लें कि सरकारी इदारों में नौकरियां कम हो, मगर जो ताकतवर लोग हैं उनकी, ताकतवर तबकों की मरात बढ़ रही हैं, और 30-50 हजार के जो मुलाजमीन हैं उनको सरकार से रोजगार किया जा रहा है कि बचत करनी है। तो ये जो सारा अमल है उस पर तो किसी तरह का कोई एतराज जमात को है नहीं है। तो ये अगर आप कहेंगे अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस बेहतर बना रहे हैं, मिलजुल के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ उस सूरत में कामयाब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को चैलेंज किया जाए, और वो PTI जो है वो किसी हद तक कर रही थी, अब उसमें भी जान नहीं रही। जमात इस्लामी
जहाँ तक सवाल है, ये अपने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्पेस लेने की कोशिश करते रहेंगे। तो पंजाब में पीटीआई का वोटर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो। जी जी, यही बात, असल मसला तो इस वक्त अगर आप कहें कि मौजूदा जमातों को या एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई मसला है तो वो पीटीआई से है, ना कि जमात इस्लामी या किसी भी और दूसरी जमात से है। पीटीआई जो है उसकी अपनी हालत काफी पतली हो गई है, जो क्यादत है वो सारी की सारी कंप्रोमाइज्ड है। इमरान खान नई क्यादत जो है वो लॉन्च करते हैं, वो अपने कहीं हाथ पैर मार रहे हैं, मगर जब तक को वाज़ह तौर पे इमरान खान खुद बाहर नहीं आते उस वक्त तक इनकी सियासत इसी तरह रहेगी और जल्दी जल्दी इमरान खान के बाहर आने के कोई इम्कानात है नहीं है। अच्छा सर, एक तरफ तो सियासी जदोजहद चल रही है सियासी जमातों की, लेकिन एक नासूर है जो पाकिस्तान को खाते चले जा रहा है, जिसको दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है। तो सर ये अब जो पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं? हमें हार्ड स्टेट बनने में अभी कितना टाइम लगेगा और हार्ड स्टेट कैसे बना जाएगा? देखिए, मेरे लिए और आपके लिए तो हार्ड स्टेट अभी भी है, आम आदमी के लिए स्टेट बहुत हार्ड है। जरा सा वो हिले तो उसके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, कानून भी नाफज हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। रही जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, हमारी गलत पॉलिसियों ने, माजी की कई सालों की गलत पॉलिसियां, जैसे कि अवान पॉलिसी, मुकम्मल तौर पे अब ये साबित हुआ कि हम जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वहां पे ढूंढते थे, कभी तालिबान को लेके आते थे, कभी हटाते थे, कभी फिर ले आते थे, वो सिरे से गलत थी और उसने हमें डुबो दिया है। इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोग, उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं। रह गया सवाल कि जो हम उनको धमकियां शमकियां दे रहे हैं, वाज़े तौर पे उसका उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है और बाहर से फाइनेंस करना भी इंडिया ने शुरू कर दिया है। वहां पे इंडियन जो है उनको डिफेंस का जो सिस्टम है, उनका दिफाई, उसकी भी मुरम्मत शरमत करके दे रहे हैं। मगर हमें ये तवील अरसे के लिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो तादाद बताई जाती है, जो एस्टेब्लिशमेंट क्लेम करती है कि 6 से 7 हजार जंगजू पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, एक अंदाजा है कि मिलिटेंट्स के जो एक्टिव तादाद है वो 15 से 20 हजार है और मजमूई तौर पे इनके जो सिंपथाइजर्स अगर करीबी जो है वो भी डाले जाए तो 40 हजार के करीब ये लोग हैं, जो कि जिनको लोकल सपोर्ट भी थोड़ी बहुत हासिल है। कई जगह पे अब लोकल आबादियां इनके खिलाफ रिएक्ट कर रही हैं और दूसरी तरफ से तश्कीलें भेजी जाती हैं, जो कमांडर्स हैं उनको प्लानिंग के तहत टीटीए ने जो जनूब दूसरी साइड है गजनी वाली और दूसरी साइड जो है उधर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से जंगजू जो है वो इंटर कर दिए गए पाकिस्तान के अंदर। ये लड़ाई तवील चलेगी और इसका एक मकसद ये भी है कि इंडिया को चूंकि ये मालूम है कि उसने 2 दफा कोशिश करके 2019 में और फिर 2025 में सिंगल हैंडेड उसने कोशिश करके देख ली, पाकिस्तान ने मार नहीं खाई बल्कि उल्टा उनको मार पड़ी। तो अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को इस हद तक बढ़ा दिया जाए और मगरबी बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान वाला, उसके ऊपर पाकिस्तान को एंगेज रख के हमला किया जाए। जैसे कि स्टेटमेंट्स भी कल राजनाथ की आपने सुनी, उनके जो वेस्ट कमांड के कमांडर इन चीफ हैं जनरल कटारिया, उनकी स्टेटमेंट भी आपने सुनी कि पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और इलाकों पर कब्जा करेंगे। तो ये अज़ाइम उनके तभी पूरे हो सकते हैं जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इंटरनली भी एंगेज हों और दूसरे बॉर्डर के ऊपर भी एंगेज हों, वरना उनको पता है कि दोबारा मार पड़ेगी। तो एक लार्जर एजेंडा है बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जल्द अज जल्द दहशतगर्दी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज सिक्योरिटी फोर्सेज ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने ब्लास्ट करने के बाद अंदर घुसे, मगर थोड़े ही टाइम के अंदर इनको वहां पे मार दिया गया। 3 जो खुदकुश हमलावर थे, गनमैन भी थे, खुदकुश हमलावर भी था, उनको मार दिया गया। एफसी के 3 जवान भी शहीद हुए हैं, मगर नुकसान जितना ये करना चाह रहे थे उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर इकबाल खटक साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। इकबाल साहब, प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहती हूँ आपको। सर, पीटीआई इंतखाबात में क्या कंफ्यूज नज़र आई है? क्यों नहीं लड़ती हुई हमने देखी? एक तरफ बायकॉट किया हुआ था और क्यों कोई भी एक सीट निकालने में पीटीआई कामयाब नहीं हुई है, जबकि वो लाहौर से सीट निकाल सकती थी, हरीपुर से सीट निकाल सकती थी। क्या वजह सर नाकामी की? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्विटेशन, रियली ऑब्लाइज। बात यह है कि जो खान साहब के विजन के मुताबिक, जो उनके इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक, वो सीटें जो कि पंजाब के अंदर थी प्रोविंशियल असेंबली, उसके अंदर तो हम इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी जो वजह है
वो ये थी कि चूंकि हमारे साथ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारे साथ गलती हुई है, उन लोगों को जो सजाएं मिली है वो गलत मिली है। अच्छा। अगर मैं बात करता हूं नेशनल असेंबली की, तो नेशनल असेंबली के अंदर अभी भी मैं उस प्रेस ब्रीफ सुन रहा था गवर्नमेंट की, तो जिस तरह की बेज़ाब्तियां वहां इवन केपी के अंदर हुई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां पे हमारी हुकूमत ही नहीं है वहां पे हम किस तरह विन कर सकते हैं? अच्छा, तो सर NA 129 के अंदर तो कोई नाअहली नहीं हुई, वहां पर तो कोई सजा नहीं हुई थी, वहां से क्यों बायकॉट किया गया? नहीं है, देखो हमने खान साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। अच्छा। खान साहब ने यही कहा था कि जहां जहां पे भी हमारे साथ ज्यादती हुई है वहां पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन तो हमने उसी को NA 29 के अंदर तो सर कोई ज्यादती नहीं हुई, वहां पर तो हमाद अजहर के वालिद साहब जो हैं उनकी वफात की वजह से सीट खाली हुई थी। देखो, हमाद अजहर ने चूंकि खुद अपनी जो है ना वो दिखाया था कि जी मैं नहीं लड़ सकता हूं, और उसने अपना बंदा दूसरा नॉमिनेट करवाया था। लेकिन हुकूमत तो PTI की नहीं है ना, वहां पे हुकूमत तो किसी और की है। तो सर हुकूमत अगर किसी और की है, लेकिन 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 हर जगह आप एक ऑपोजिशन के तौर पर तो मौजूद है ना, वो हल्का आपका था, वहां पर आपका ही पहले जो सर थे वो आपके ही थे, आपकी ही पार्टी से उनका ताल्लुक था, तो अगर उनके आप हल्के के ऊपर लड़ते, वहां से बायकॉट ना करते, वहां पे अगर अच्छा टर्न आउट होता, तो आप नहीं समझते कि वहां पर सीट निकाल सकते थे आप? अब ना अगर मैं सीट निकालने की बात करूं ना, तो यू विल बेयर मी आउट कि ऐसी कोई जगह नहीं होगी पंजाब के अंदर जहां पे PTI को कोई हरा सके। 23 फरवरी को पिछले साल भी जो हमारे साथ हुआ, वो मुझसे ज्यादा आप जो मीडिया लोग हो ना वो जानते हो जी। उस वक्त भी हमारे साथ ज्यादती थी, किस लेवल पे हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और इस मरतबा भी अगर कोई ये सोच रहा है ना कि PTI निकाल सकते तो ये उनकी गलत है। रही बात हरिपुर की, तो हरिपुर वाले जो है ना वहां की, अब देखो कि पहले उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था किसी और जगह पे सेटल किया था, वहां से उसको शिफ्ट किया। क्या कोई रीजन बता सकते हैं कि क्या वजह बनी इस शिफ्टिंग की? क्यों वो जगह छोड़ दी गई है? और फिर जो KP गवर्नमेंट अपनी जो उनकी लीडरशिप है वो वहां से जो बता रही है चीजें कि जी वहां पे जो फॉर्म 47 है और जो एक्चुअल रिजल्ट वहां पे फॉर्म 45 भी दिया गया, उसके अंदर जो है ना वो तब्दीलियां की गई हैं। तो ये तो ऐसी चीजें हैं कि इसको तो किसी भी लेवल पे अगर हुकूमत चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या वजूहत बनी है, लेकिन हुकूमत कभी भी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने तो जो काम करना था उसके अंदर वो कामयाब हो गए हैं। अच्छा सर, हरिपुर के अगर हल्के की बात करें तो वहां पर तो CM खैबर पख्तूनख्वा जो है सोहेल अफरीदी वो भी गए थे कैंपेन करने, और उन्होंने धमकियां भी लगाई थी कि अगर धांधली हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब वो क्या करेंगे? अगर जिस वक्त धांधली हो रही थी तब क्यों नहीं इसको रोका गया? अब ना जो चीज समझने वाली है ना वो ये कि जो KP गवर्नमेंट है ना वो वहां पे उनका क्या रोल था। उनका रोल सिर्फ सिंबॉलिक था। अच्छा। सिंबॉलिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर? सॉरी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हुकूमत आपकी है और ऑर्गेनाइजेशन किसी और की? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से भी किसी गलत डायरेक्शन पे इसको ना लिया जाए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन किसी की तरफ जो है ना स्पेशल इशारा कर रहा हूं, लेकिन वहां पे जो इलेक्शन कमीशन का रोल है ना वो तो उसके अंडर नहीं आ रहे ना, KP गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है ना। तो सर किसके अंडर आ रहे हैं वो तो विफाक के अंडर आ रहे हैं ना, या इवन विफाक के अंडर भी नहीं है, बेसिकली तो विफाक के अंडर आ रही हैं। तो सर आप टर्न आउट किस तरह का देखते हैं? आपने लोगों को मना किया कि वो बाहर ना निकले, तो लोग वहां पे हरिपुर में भी बाहर नहीं निकले हैं, अब आप धांधली भी कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे ओवरऑल? क्या अवाम का आपके ऊपर भी अदम एतमाद हो गया? हम ना
अवाम का अदम एतमाद पीटीआई पे कभी भी नहीं है। अवाम अब भी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो केपीके हो, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। लेकिन टर्न आउट तो हमने बहुत कम देखा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं। और हमने तो इवन खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपने अपने हलकों के अंदर, मैं मियां वाली की बात करूं कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे थे, हमें तो क्लियर इंस्ट्रक्शन लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि जी आप लोगों ने टर्न आउट जो है ना उस पर नहीं जाना क्योंकि ज्यादती हो रही है। तो लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि टर्न आउट जो है ना वो कम हुई थी, तो ये इतने सारे वोट कैसे पड़े हैं ना, ये भी तो एक क्वेश्चन खुद ही राइज कर देता है ना कि जी क्वेश्चन अगर लोग नहीं थे तो ये जो लोगों ने 17,000 या 1 लाख से ऊपर वाले वोट लिए किस तरह आ गए? वो तो नून लीग ये कह रही है कि हमारी तरक्की को वोट दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि इस वजह से नून लीग को एज मिला है? आई एम सॉरी अमना, मैं आपको सही सुन नहीं सका हूं, दोबारा पूछिए। आप कह रहे हैं कि टर्न आउट कम था लेकिन फिर भी जो वोट डले हैं उसके ऊपर तो नून लीग ये कह रही है कि हमने जो तरक्याती काम किए हैं उसके ऊपर हमें वोट दिया गया है। तो ये उनको एज मिला है कि लोग उनकी तरफ आए हैं, उनको वोट दिया है। हम ना, जब टर्न आउट ही नहीं था तो ये इतने वोट कहां से पड़े हैं? जब आपके पोलिंग स्टेशन खाली पड़े थे, उसके अंदर गिने चुने लोग थे, कहां से 60-70 हजार वोट जो है ना वो बक्सों के अंदर चले गए हैं और कैसे चले गए हैं? वो कहते हैं हमने कैंपेन की है, हमने लोगों को बुलाया है, ऐलान किए हैं, मसाजिद में ऐलान कर करके बुलाया है। अभी हालत ये हो गई है कि जी हुकूमत जो है ना वो मसाजिद में ऐलान करेगी कि आ जाओ आप यहाँ पे वोट कास्ट करो। अब हालात यहां तक पहुंच, मैं तो कहता हूं कि जी आ जाओ, एक दिन खान को बाहर निकालो और देखो कि पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है कि नहीं होता। हाँ। इनको अभी जो है ना, ये मेरे ख्याल में अभी मौलवियों साहब के पास जा रहे हैं और उनके पास जो है ना क्या नाम है, मस्जिदों में ऐलान करवा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पे, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अच्छा चलें सर, केपी हुकूमत की तरफ चलते हैं और हरीपुर की बात कर लेते हैं। वहाँ पर 5 दफ़ा उमर अयूब जो हैं इसी जगह से नेशनल असेंबली के लिए इलेक्ट हुए हैं वो, और इस बार सुहेल अफरीदी ने भी कैंपेन की है। क्या वहाँ पर आप कहेंगे कि क्यों वहाँ पर तब्दीली हमने क्यों नहीं देखी, क्यों वहाँ पर उनकी अहलिया को इलेक्ट नहीं किया गया, उनको वोट नहीं डाले गए? देखो, मैं इलेक्शन की जो रिजल्ट है ना इसको मैं खुद फॉलो कर रहा था और तकरीबन कोई रात 1-1:30 बजे तक तो मैं बैठा हुआ था। उस 1-1:30 बजे तक जो वहां से रिजल्ट आ रहे थे ना, उसके अंदर बिल्कुल नेक टू नेक जो है ना वो कैंपेन चल रही थी, नेक टू नेक जो है ना वो पोलिंग के रिजल्ट आ रहे थे। मैं तकरीबन कोई 1:30 बजे के बाद सो गया। सुबह जब मैं 5 बजे के करीब नमाज के लिए उठा तो पता चला कि जी 40,000 का फर्क है। अच्छा। अब मैं किसी भी शख्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बताओ कि अगर कोई 75% प्लस पे ये रिजल्ट जो है ना वो नेक टू नेक जा रहा था, वो कौन सी ऐसी जो है ना वो चीज हो गई है जिसकी वजह से आखिरी जो कुछ पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर 40,000 का फर्क जो है ना वो पड़ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं तो आपकी विसासत से जो करते धरते हैं उनको पूछना चाहता हूं कि जरा इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर कोई सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने 8 फरवरी से कुछ भी नहीं सीखा? 8 फरवरी से शायद हालात थोड़े से ज्यादा खराब हो गए हो, सीखा भी कुछ भी नहीं है हमने। अच्छा जी। तो सर अब सुहेल अफरीदी क्योंकि अब एक सीएम है, वो एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट से उन्होंने मुलाकात की है, उनकी अगली स्ट्रेटजी के बारे में आप क्या बताएंगे, क्या करना चाह रहे हैं वो? हमना, सुहेल अफरीदी वो कौन सा तरीका अपनाए जिससे वो कम से कम उसको ये तो इजाजत मिले कि वो खान साहब के साथ सिर्फ मुलाकात कर सके। उसने कोर्ट का दरवाजा खड़काया है, उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसने सीएम साहिबा को लिखा हुआ है। जी, वो तो नजरअंदाज कर दिया गया। आप मुझे मिलने की इजाजत दें। वो तो अपनी कानूनी जंग जो है ना वो लड़ रहा है और अपने जो कानून के मुताबिक चीजें हैं उसके मुताबिक वो एफर्ट कर रहा है कि मुझे किसी से इजाजत मिले, और उसका ये हक बनता है कि वो मिले, उनको खान साहब को मिले। अब ये तो हुकूमत जवाब देगी ना,
या फिर बंदा जो है ना वो जुडिशरी को पूछे कि जी अगर आपके ऑर्डर के ऊपर, आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर चीजें अमल दरामद नहीं हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। सही। वो आज भी कहता है कि जी मैं हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूं। हाँ। अपनी चीजों को उस तरीके से करना चाहते हैं जिससे इस मुल्क का नुकसान ना हो, स्पेशली दहशतगर्दी का जो इशू है ये सेटल डाउन हो जाए। चूंकि मैं तो खैर चूंकि पंजाब का हूं, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी ज्यादा ताल्लुक जो है ना वो केपीके वाली साइड पे है, लेकिन वहां पे जितना लॉसेस हो रही है वो तो इसी कोशिश में लगा हुआ है किसी भी तरीके से हो जाए ताकि कोई अमन आ जाए मुल्क के अंदर। तो सर जो जिस वक्त सुहेल अफरीदी आए थे उनकी स्ट्रेटेजी और थी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, जिस तरह से वो बयानात, सख्त बयानात हमने उनके सुने हैं, आप समझ रहे हैं कि वो जो उनकी ताकत है, कुव्वत है, वो इस वक्त जाया हो रही है? देखो, अगर हम बयानात पे जाते हैं ना तो बयानात के से पहले भी अगर हम माजी के जोरोकों में देखें ना तो बहुत सारे लोगों के बयानात जो है ना हमने बहुत मुख्तलिफ तरीके से सुने होंगे। बात तो अपनी जो है ना हिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट में क्या सुहेल अफरीदी साहब जो है ना वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं वहां से जो भी इंस्ट्रक्शन लेनी हो वो मैं ले लूं, और वो इस वक्त भी विफाक के साथ भी तैयार है कि जी हम बैठना चाहते हैं लेकिन वो बात की जाए जो कि मानी जाए। सही, ठीक है। इकबाल खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। फिर से खुश आमदीद। पेशावर से हमें ब्यूरो चीफ ज्वाइन करें मोहम्मद मुनीर साहब। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर वक्त देने का। सर, पेशावर एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है, दहशतगर्द क्यों चाहते थे, क्या मकासद थे उनके हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करने के? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों का वादे पैगाम इसमें हमें नजर आ रहा है, और हम इसे और जो पूरे दुनिया है, पूरे पाकिस्तान है, वो इस पैगाम को बगौर देख रहा है कि वो यहाँ पे खौफ हिरास, इंतशार और अमन को कमजोर करना चाहते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं यहाँ पे मतलब पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं। वो हर मैदान में, वो ख्वाह माशी तौर पे हो, सियासी तौर पे हो, अमन के हवाले से वो किसी तौर नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन हो, और हर हवाले से वो मतलब इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि यहाँ की आवाम को हर हवाले से खौफ में मुब्तला रखा जाए, इंतशार में रखा जाए, और वो हर मैदान में मतलब तिजारती तौर पे भी, सियासी तौर पे भी यहाँ पे कमजोरी हो। तो सर, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और हर तरह से कार्रवाई की जा रही है कि दहशतगर्दों को रोका जाए, पाकिस्तान को इनके कनेक्शंस तक पता है, तो क्या वजह है कि अभी तक इसका खात्मा नहीं हो सका और इसको हम मुमकिन नहीं बना सके? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उन सब की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ 2500 किलोमीटर तक एक बॉर्डर है, जो मतलब अभी उसके बाढ़ भी लगाई गई है, और इनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर तरह से इस सरहद को महफूज रखा जाए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इतनी आसानी से ये मसाइल हल तलब हैं, लेकिन होने में काफी वक्त लगेगा। इसकी इतनी इम्कानात नहीं कि इतनी जल्दी वो हो सके, और उसके ये वाकयात जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से जनूबी इजला में, इसमें काफी शिद्दत आई है। आप बन्नू में देख लें, रोजाना की बुनियाद पर वहां पे वाकयात हो रहे हैं। वाना में दहशतगर्दों के पिछले दिनों जो कॉलेज पे हमला था उसकी मिसाल हमारे सामने है। खैबर हमारा महफूज नहीं है, बाजौड़ में इंतशार फैला हुआ है, और अगजई, कुरम, मतलब इसके बॉर्डर के साथ जो इलाके हैं वो किसी सूरत भी महफूज नहीं है, और वहां पे रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। कई जगहों पे मतलब इंतहा पसंदी के वाकयात सामने आ रहे हैं। तो ये किसी सूरत ये नहीं चाहते कि इन इलाकों में अमन हो, और मतलब हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं वो इसी कोशिशों का नतीजा है। तो सर, ये जो खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रग्स की काश की जाती है और यही वजह है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट मिलती है और जो सियासी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? जी, ये तो मतलब एक तरफा राय हो सकती है, और दूसरी तरफ से वो जो हुकूमती ज़राए हैं
वो हमेशा इसकी मुखालफत करते हैं, वो इसको रद्द करते हैं और वो कहते हैं कि हमें मिल बैठ के जरगे के थ्रू इन मसाइल का हल होना चाहिए, क्योंकि ये बरसों से ये मसाइल चले आ रहे हैं और इसका इम्कान इस हद तक मुमकिन नहीं है कि ये दिनों में हल हो सके। इसके कई राउंड इनके होने चाहिए, ये जरगे के थ्रू। माजी में भी ऐसा होता है और ये मसाइल जरगों के थ्रू बकौल हमारी सूबाई हुकूमत के कि इसका वाहिद हल जरगा है ना के, और वो इनको इल्जाम समझते हैं। वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ तरीकों से ये इल्जामात के जरिए से ये मतलब हमारे जो नजर है। सुहेल अफरीदी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या हिकमत अमली है उनकी? वो तो जब से आए हुए, जब से वो इक़्तिदार की सनद मसनद उन्होंने संभाली हुई है, वो यही कह रहे हैं कि जरगे के जरिए मसाइल हल होंगे और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और जो भी मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं उन पे सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, हमसे सलाह मशवरा करके ही मतलब आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर जो ऑपरेशन हमारी सलाह के बगैर होगा तो जाहिर है उसमें हमें अगर एतमाद में नहीं लिया जाएगा तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो कामयाबी से हम किनार हो सकें। तो ये जो ताने बाने दहशतगर्दी के टीटीपी से जाके मिलते हैं और उनकी कार्रवाइयां भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, क्या दोबारा आप समझते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पूरी दुनिया के जो सियासी और जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है, और यहाँ पे भी जो न्यूट्रल लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी लोगों से जो हमारी बात होती है यहाँ पे, तो वो यही कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर इसका कोई हल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो शिद्दत आई है इन वाक़यात में तो उसके लिए मतलब अब इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है कि इन हमलों का जवाबी कार्रवाई से मुकाबला हो सके। तो जाहिर है ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला होना चाहिए और साथ ये जो वाक़यात होते हैं तो इनको भी जवाब देना जरूरी है। तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जर्नलिस्ट से जो मुलाकात हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या मकासद थे उनके जर्नलिस्ट से, सहाफ़ियों से मुलाकात करने के? जी, वो मुसलसल ये मुलाकातें जारी होती हैं, वक्तन फ़वक्तन हमारी उनसे मुलाकात होती रहती है। वो यही सहाफ़ियों को और मीडिया को और रायआमा को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा अभी तक जो सबसे बड़ा मसला है वो यही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात हो जाए, मतलब उनसे राय लेके हम आगे जो लाए अमल है वो तय कर सकेंगे। उसके अलावा मतलब उनका कोई वादे नुक्ते नजर सामने नहीं आ सका, क्योंकि हम जहाँ तक समझते हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बानी पीटीआई की मशावरत के बगैर कोई फैसला कर सके। तो उन्होंने तमाम तर हरबे जो हैं वो कह रहे हैं अपना लिए हैं, तो फिर अब सहाफ़ियों से जो मुलाकात की है उसके अंदर उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बताई है अब अगली कि मुलाकात के लिए क्या करेंगे? वो जाहिर है वोट का तो यही नुकता है कि हम मार्च करेंगे, कानूनी जो रास्ता है वही अपनाया जाएगा। अगर वो ना हो सका तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और भरपूर मार्च करेंगे। इसके लिए एहतजाज का रास्ता भी हम अपनाएंगे और जो हम मतलब हमारे बस में जो होगा वो हम करेंगे और बानी पीटीआई से मुलाकात करके ही रहेंगे। बस में होगा यानी कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई भी कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल, उनके बयानात से तो जाहिर है ऐसा ही लग रहा है कि मतलब ये सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने जो सीएम पंजाब साहिबा को खत लिखा था वो तो नजरअंदाज हो गया है। ये नहीं उनकी बातों में यही था कि हम हर रास्ता अपनाएंगे। एक रास्ता यही भी था कि क्योंकि वो इलाका जो है वो अडियाला जेल जो है वो उनकी कस्टडी में आता है, उनका जुरिस्डिक्शन में आता है, तो उन्होंने एक हवाले से अपनी सियासी तरीका अपनाया है और वहाँ के वज़ीर आला को खत लिख के आवाम में ये एतमाद भी पैदा करने की कोशिश की है कि हम देख लें, हम ये हमारा ये हक है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उनकी तरफ से क्या जवाब आता है तो वो आवाम में अपनी हमदर्दियाँ लेने की एक कोशिश है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।